गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। इस पीरियड के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि कंजर्वेटिव्स जो थे उन्होंने पावर गेन करना शुरू कर दी थी। फ्रांस में कंजर्वेटिव सिस्टम है वो एस्टेब्लिश्ड हो गया था 1815 के बाद। तो इन कंजर्वेटिव्स में जो थे वो एलाइट पीपल थे, एलाइट पीपल ऑफ सोसाइटी, जिसमें एजुकेटेड पर्सन, ट्रेडर्स, मर्चेंट, ये सब मिलकर के एक लिबरल नेशनलिस्ट है वो तैयार कर रहे थे। एजुकेटेड में प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्कूल क्लर्क एट्सेट्रा इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे। इसमें जो फर्स्ट अपहीवल हुआ वो 1830 में हुआ फ्रांस के अंदर। फ्रांस फर्स्ट हीवल, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा 1815 में फ्रांस में मोनार्की को एस्टैब्लिश्ड किया गया था आफ्टर नेपोलियन। फ्रांस में मोनार्की एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1815 में। लेकिन 1830 में यहाँ पे एक अपहीवल हुआ, एक मूवमेंट हुआ जिसके तहत यहाँ का जो किंग बनाया गया था लुइस फिलिप, उसको लोगों ने एक मूवमेंट के थ्रू उसकी पोस्ट से हटा दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया। रिपब्लिक, फ्रांस को कैसा कंट्री डिक्लेयर कर दिया? रिपब्लिक। कैसा कंट्री भाई? रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया। जैसा कि फ्रांस के बारे में एक कहावत है जो When France sneezes, rest of Europe catches cold. When France sneezes, rest of the Europe catches cold. ये कही थी ड्यूक मैटरनिक ने। एक मेन इम्पोर्टेंट कोटेशन है। ड्यूक मैटरनिक ने ये कहा था कि जो कुछ भी फ्रांस में होता है मैटरनिक, उसका इफेक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद ये तो फर्स्ट अपहीवल था, लेकिन एक ऐसा ही मूवमेंट का इफेक्ट है वो ग्रीस में भी देखने को मिला। ग्रीस में क्या हुआ? ग्रीस है वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। ग्रीस वाज द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। जैसा कि आपने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था कि ओटोमन एम्पायर मीन्स ओटोमन टर्की, जो कि एक मुस्लिम कंट्री था। तो ग्रीस उसके अंडर में था। 1821 में यहाँ एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस के लिए। इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, ये 1821 में हुआ। इस मूवमेंट में बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें नेशनलिस्ट सपोर्टर्स थे वो भी शामिल थे। बहुत सारे पोइट, आर्टिस्ट जो थे उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। ऐसे ही एक पोइट थे लॉर्ड बेरन एक पोइट थे जिन्होंने इस मूवमेंट में कुछ फंड्स हैं वो कलेक्ट किए। इस मूवमेंट के लिए फंड्स कलेक्ट किए, एक एसोसिएशन बनाया और वो वार में शामिल होने के लिए बैटलफील्ड में भी गया। लेकिन 1824 में उसकी फीवर के कारण डेथ हो गई। फीवर से डाइड। ही डाइड इन 1824 ड्यू टू फीवर। ओके। लेकिन 1832 में एक ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल हुआ। ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल, उसके तहत ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है। तो ये फ्रांस और
ग्रीक के बारे में था। इसके बाद दूसरा जो रोल रहा रोमेंटिसिज्म का। रोमेंटिसिज्म क्या था कि रोमेंटिसिज्म को कहा गया है एक कल्चरल मूवमेंट। रोमेंटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था। क्या था रोमेंटिसिज्म? रोमेंटिसिज्म was a cultural movement। कल्चरल मूवमेंट जिसमें जो लोग हैं, जैसा कि आपने पढ़ा कि फ्रांस है, उसमें कोई कंट्री, एक कंट्री नहीं था, अलग अलग पार्ट्स में, टेरिटरीज में वो डिवाइड था। तो यहाँ जो पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, पोइट आर्टिस्ट, इन्होंने एफर्ट्स किए कि सेम कल्चर के लोगों को यूनाइट किया जाए, सेम कल्चर के लोगों को यूनाइट किया जाए, उनमें नेशनल फीलिंग्स हैं वो डेवलप की जाए, नेशनल फीलिंग्स डेवलप की जाए। ठीक है, डेवलपमेंट। तो ये एक ऐसा ही मूवमेंट था जिसमें सेम कल्चर के लोगों को, कि जैसा कि पहले एंशियंट टाइम में कोई कल्चर था, कोई लैंग्वेज थी, वो किस टाइप से सोसाइटी में यूज़ की जाती थी, उसमें क्या क्वालिटीज़ थी, उन सबको प्रोमोट करके लोगों को जो उस लैंग्वेज से या कल्चर से रिलेटेड पीपल थे उनको यूनाइट करने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। इसमें जो मेन रोल था वो पोइट्स का, आर्टिस्ट का था, जिन्होंने फोक टेल्स वगैरह कलेक्ट करना शुरू किया। इसमें एक स्टोरी पढ़ेंगे आप ग्रीम ब्रदर्स की। ग्रीम ब्रदर्स, ठीक है, जो दो भाई थे और उन्होंने बहुत सारी फोक टेल्स हैं वो इकट्ठा की थी। बाद में ये बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इस टाइप से उन्होंने नेशनल फीलिंग्स को डेवलप करने की कोशिश की थी। तो पोइट और आर्टिस्ट, जिसमें सॉन्ग, पोएम्स, डांस, इस तरह की, और कल्चर, ये जो चीज़ें थी लोगों को यूनाइट करने में रोल प्ले कर रही थी। इनमें एक लैंग्वेज का भी रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टू यूनाइट द पीपल। जैसे कि पोलैंड के बारे में था। पोलैंड में क्या हुआ कि फ्रेंच है वो यूज़ की जाती थी। पोलैंड में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? फ्रेंच। लेकिन जब इसको रशिया ने ऑक्यूपाई कर दिया तो वहाँ से पोलिश जो लैंग्वेज थी पोलैंड की, पोलिश लैंग्वेज और फ्रेंच, इनको अबोलिश करके रशियन लैंग्वेज है उसको प्रेफर किया जाने लगा। और रशियन लैंग्वेज को यूटिलाइज करके वहाँ के जो लोग थे उनको यूनाइट किया जाने लगा। और रशियन अथॉरिटी ने ये भी कर दिया था कि जो रशियन लैंग्वेज के अलावा अदर लैंग्वेजेस को यूज़ करेगा उनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये था रोमेंटिसिज्म, जिसको कि एक कल्चरल मूवमेंट, और एक कल्चरल मूवमेंट के जरिए लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की जा रही थी। ओके, थैंक यू।